अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई टीच यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ग्रामर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी हम जब भी ग्रामर पढ़ते हैं या आप सेंटेंस को किसी देखो तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि आप एक ग्रामर शी इज़ अ गर्ल, तो शी इज़ प्रोनाउन, इज़ वर्ब हो गया, आ है, फिर गर्ल नाउन हो गया। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें मिलेंगी। तो ग्रामर जब भी हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकेंड इज़ प्रोनाउन, थर्ड इज़ वर्ब, फोर्थ वन इज़ एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड प्रपोजिशन। तो आज हम नाउन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से समझें ताकि जब आप आगे पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। जब आप टेंसेस की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट का रिकग्नाइज़ करना होता है, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज़ करना होता है। तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि क्या है नाउन। और इसके अलावा जब आप वोकैब्स याद करते हो तो एक वोकैबलरी के वो नाउन भी होता है, वो वर्ब भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है और वर्ब कब यूज़ करते हैं, नाउन कब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखना पड़ेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ग्रामर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी ग्रामर बनता है किससे है? वो पूरा कॉम्बिनेशन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सारी चीज़ें लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में यूज़ किया जाए। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो रिक्वायरमेंट होगी सेंटेंस की कि आपको जो चीज़ें चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है किसके नाम के? यानी किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी चीज़ों का नाम है। द वर्ड थिंग मीन्स एनीथिंग which we can think of: countable, uncountable, visible, invisible, touchable, untouchable, events, feeling, etc. यानी नाउन क्या होता है? नाउन फॉर एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक चीज़ है। लंदन जगह का नाम है। अली शख्स का नाम हो गया। प्रिंसेस है, कैट है, एट्सेट्रा। यानी नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग। नाउन अगर आप कहीं भी अपनी नज़र को देखते हैं तो सारी चीज़ें क्या है? नाउन। नाउन से ही आप फिर आगे सीखते हो। यानी एवरीथिंग इज़ नाउन। नाउन आप शख्स का भी नाम है, शख्स का नाम हो या चीज़ों का नाम हो या जगह का नाम हो, नाम है तो वो क्या है? नाउन है। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके टाइप्स ऑफ नाउन को हम सेकेंड वीडियो में स्टडी करेंगे। आज हमने सीखा कि क्या होते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि ग्रामर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज़ नाउन की डेफिनेशन हमने समझी कि नाउन के अंदर जितनी भी चीज़ें आएँ, चाहे वो आप देख सकते हो या नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल काउंटेबल चीज़ें जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल चीज़ें जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर है, शुगर है, बटर है, मीट है, पर ये भी नाउन है। विजिबल चीज़ें जो हम देख सकते हैं। इनविजिबल चीज़ें जैसे हमारी थॉट्स हैं, पेन है। टचेबल, अनटचेबल जिसको आप टच कर सकते हो, अनटचेबल चीज़ को आप टच नहीं कर सकते। हमारी फीलिंग्स हैं या कोई इवेंट्स के नाम हैं, तो इन तमाम नामों को कहते हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन आपने समझा। इसके बाद हम और भी नाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखते हैं आज का स्ट्रक्चर। इस वीडियो में आज आप सीखोगे, अगर आप कहना चाहते हो कि मुझे डर लगता है या मैं डरती हूँ या खौफज़दा हूँ, तो आप इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे? आप लोग यूज़ करोगे स्केयर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ। आप स्केयर्ड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं और आप अफ्रेड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब के बाद आपने आईएनजी लगाना है, और अगर वर्ब नहीं है तो फिर आप जस्ट नाउन यूज़ कर सकते हो। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करोगे। एचवी का मतलब यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इज एम आर। अगर पास्ट की बात होगी तो आप वॉज और वर्ब को यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद आपने स्केयर्ड ऑफ कहना है या अफ्रेड ऑफ कहना है। इसके बाद वर्ब है तो आईएनजी के साथ वर्ब को बनाएं, फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के साथ आईएनजी लगाएं, और अगर वर्ब नहीं है, नाउन है, तो ओनली नाउन को यूज़ करें। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ हर कोई मरने से डरता है। तो कौन डरता है? हर कोई। ये आपका सब्जेक्ट हुआ। एवरीवन,
एवरीवन में आप उसके बाद जो आप लगा रहे हो इज़ हमने इसलिए लगाया क्योंकि एवरीवन में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन पता नहीं होता कितने, तो ये अनकाउंटेबल में आता है। अगर कोई भी चीज़ अनकाउंटेबल आपको सब्जेक्ट दिखे तो उसके बाद ये अनकाउंटेबल चीज़ें सिंगुलर कंसीडर की जाती हैं। तो उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे वो आपने सिंगुलर कंसीडर करके लगाना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज़। एवरीवन इज़ स्केयर्ड ऑफ डाइंग, डाई इज़ अ वर्ब और आपने आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आईएनजी लगाना है, तो आपने यहाँ पे लगाया आईएनजी डाइंग। एवरीवन इज़ स्केयर्ड ऑफ डाइंग। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ। तो कौन है सब्जेक्ट में? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। वो भूत से डरती है, तो शी इज़ स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब नहीं था, तो डायरेक्टली जो भी नाउन था, यहाँ पर भूत घोस्ट यहाँ पर नाउन है, तो हमने स्केयर्ड ऑफ के बाद लगा दिया डायरेक्टली नाउन। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने पढ़ा है ऑफ्रेड ऑफ। अगर आपको कहीं दिखता है ऑफ्रेड टू, तो एक चीज़ याद रखें, अगर मेन वर्ब के बाद अगर आप प्रपोजिशन देखते हो कोई भी है, तो प्रपोजिशन लगाने से मेन वर्ब की जो पूरी मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। अगर ऑफ्रेड ऑफ है तो इसका मतलब है डरना, खौफज़दा होना। लेकिन अगर आप देख रहे हो कहीं ऑफ्रेड टू, तो इसकी टोटली मीनिंग चेंज हो जाएगी। आप ऑफ्रेड टू यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ सॉरी, आई एम सॉरी, जैसे आपने कहना है इट इज़ यूज टू रिस्पॉन्ड टू बैड न्यूज़ और व्हेन वी आर सॉरी अबाउट समथिंग, यानी आप कभी रिप्लाई करते हो सॉरी ये नहीं हो सका, तो आप सॉरी की जगह कह सकते हो आई एम ऑफ्रेड टू, इस तरह के सेंटेंस। तो ऑफ्रेड टू का मतलब होता है सॉरी। बहुत पोलाइट वे में आपको अगर बोलना है, रिप्लाई करना है, आप सॉरी भी कह सकते हो, और मोर पोलाइट होने के लिए आप यूज़ कर सकते हो ऑफ्रेड टू को। तो ऑफ्रेड ऑफ का मतलब होता है खौफज़दा होना, और ऑफ्रेड टू का मतलब हो जाता है यहाँ पर सॉरी। तो फिर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई कहता है इज़ इट राइट दैट शी हैज़ रिज़ाइन, कि क्या सही है कि उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो आप ज़ाहिर है आप अफसोस का इजहार करते हुए कहेंगे सॉरी येस। तो इन सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो और ऑफ्रेड टू से शी हैज़, यानी आपने क्या यूज़ किया ऑफ्रेड टू, या डायरेक्टली आप सिर्फ ऑफ्रेड भी कह सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने कहा डिड योर टीम विन, कि आपकी टीम जीत गई, तो आपको पता है आपकी टीम नहीं जीती, तो आप इसे कैसे कहोगे? आई एम अफ्रेड नॉट, यानी सॉरी नहीं, इस तरह का सेंस होता है। आपने इसको सेंस से समझना है कि अगर आप किसी को पोलाइट वे में नहीं बोलना चाह रहे, तो आप सॉरी करके भी बोलते हो, और ज़्यादा अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप आई एम अफ्रेड को यूज़ कर रहे हैं, आई एम अफ्रेड नॉट, यानी नहीं हमारी टीम नहीं जीती। एक और एग्जांपल देखते हैं, इज़ द शॉप क्लोज, क्या दुकान बंद है, तो आपने कहा कि हाँ यस दुकान बंद है, तो डायरेक्टली बोलना, यानी हमें बोलते हुए ख्याल रखना होता है कि हम बहुत अच्छी बात करें, तो अच्छे से आपको रिप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो आई एम अफ्रेड सो, यानी यस दुकान बंद है, तो इस सेंस में आप यूज़ करो आई एम अफ्रेड सो। तो ऑफ्रेड टू और ऑफ्रेड ऑफ के डिफरेंस को समझें और इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करें। और सॉरी तो हमें बोलना आता है, अब आप आई एम अफ्रेड या आई एम अफ्रेड नॉट, अगर आपने नहीं कहना तो आप कहते हैं आई एम अफ्रेड नॉट, और अगर येस कहना है आई एम अफ्रेड सो को यूज़ करें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर कॉन्वर्सेशन।